गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जेई के लिए है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। मतलब बच्चों के, आप समझ लीजिए कि जेई के पेपर में जो सबसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं वो दो तीन चैप्टरों से आते हैं, उनमें से एक ये है और वेटेज भी इनका काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इसकी पूरी थ्योरी आपको समझाऊंगा, क्वेश्चंस भी समझाऊंगा, जो इनके ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। आज मैं इसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप बारी बारी से इनको रिवाइज करते जाएं। मोस्ट प्रोबेबली मैं डेली कोशिश करूँगा कि इसका एक एक पार्ट आपको जो है अपलोड करूँ। तो आज इस चैप्टर में हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेंटर ऑफ मास। जैसा कि नाम से क्लियर है कि मास का सेंटर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, ठीक है। तो पहले तो समझने वाली बात है कि सेंटर ऑफ मास कोई रियल वर्ड तो है नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है जहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो जो बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ बातें आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले तो ये समझ लो कि सेंटर ऑफ मास जो है वो रियल नहीं है, एक हाइपोथेटिकल वर्ड है, ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ मास के बारे में आप ये ध्यान रख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास always lies on the symmetrical axis। मैं आपको बारी बारी से इन टर्म्स का मतलब भी समझा दूंगा अभी। तीसरा, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द हेवी मास। मतलब सेंटर ऑफ मास, जिधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होगा। और चौथी बात कि अगर कोई बॉडी एक टारगेट को क्रॉस कर रही है तो सेंटर ऑफ मास नेसेसरली उसको क्रॉस करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझो, मान लो ये रॉड वॉड है, दो पोल है और ये रॉड बीच में लगा दिया हमने। एक आदमी भागता हुआ आता है इधर से और आपको पता है कि ऐसे कुछ जंप करता है ये, तो जब ऐसे जंप करता है तो आगे हम देखेंगे कि जैसे इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, रॉड लाइक ऑब्जेक्ट है,
तो रॉड लाइक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे आता है, लेकिन अगर आप उसको बेंड कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास कुछ इधर आ जाएगा। जो कि आदमी जस्ट इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर पाता है, इसका मतलब कि रॉड कुछ यहाँ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आदमी तो रॉड के ऊपर से निकल गया, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे से क्रॉस किया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई बॉडी किसी ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, या कोई बॉडी अगर टर्न ले रहा है, तो जरूरी नहीं कि बॉडी अगर ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर रहा होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब रहता है कि भाई हाइपोथेटिकल टर्म कैसे है, तो वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक मास है ये वाला, 2 kg का है, 3 kg का है, 1 kg का है, ठीक है। और मान लो इधर कहीं पे कुछ 1-2 kg का रहा होगा। अब कहता है कि भाई इनका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ होगा। ठीक है, तो समझ में आता है कि भाई इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो इन दोनों के ज्वाइन करने वाले लाइन पे कहीं होना चाहिए, और इन दोनों के कहीं पे होना चाहिए। एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम कहाँ है, नहीं है। फिलहाल इतना मालूम है कि बड़े मास की तरफ शिफ्टेड होता है, और ये ऐसा है। यानी इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पक्का इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के कहीं होगा। यानी इधर कहीं मान लेते हैं होगा। वैसे भी दिख रहा है ये 4 kg है, और वो भी ये वाले दोनों 4 है, ये वाले दोनों 4 है। इसका मतलब इनके बीच में कहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास आप मान सकते हो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये चाहेंगे तो इसका एक्सियम और वाईसीएम भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आप देखो कि 4 पॉइंट दिए गए थे अलग अलग, और सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट आया वो है उनसे भी अलग। और सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है रियल में वहाँ पे हवा है, और हमें सब मान रहे हैं कि सारे के सारे मासेस वही कॉन्सेंट्रेटेड है और वही उसका सेंटर ऑफ मास है। इसलिए हम कहते हैं ये हाइपोथेटिकल टर्म है, कोई रियल टर्म नहीं है। दूसरा कि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सिमेट्रिकल एक्सिस। जैसे रॉड ले लो, समझ में आता है कि इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड एकदम सिमेट्रिकल है, मिड पॉइंट के अबाउट और परपेंडिकुलर जो पास कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा, और ये इस एक्सिस के अबाउट भी एकदम सिमेट्रिकल है। दोनों में कॉमन पॉइंट यही है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है रॉड का। डिस्क की बात करें, डिस्क की बात करते हो तो देखो इस एक्सिस के अबाउट एकदम सिमेट्रिकल है, ये इस एक्सिस के अबाउट भी एकदम सिमेट्रिकल है। ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो वो सेंटर ऑफ मास ही हो सकता है। तो ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन सिमेट्रिकल एक्सिस पे लाई करे वो ये सेंटर ही है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा इस डिस्क का। हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी पे भी लाई कर सकता है, और आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है।
center of mass may lie on the body itself or may lie outside। ठीक है, उसका अच्छा एग्जांपल आप यहीं देख लो, दिख जाएगा आपको कि डिस्क पे मास कंटेंट था और सेंटर ऑफ मास वहाँ पे आया जहाँ पे मास कंटेंट है। अब जरा और एग्जांपल लेते हैं, देखो अब जैसे रिंग का एग्जांपल लेते हैं तो रिंग इस एक्सिस के अबाउट एकदम सिमेट्रिकल है, रिंग इस एक्सिस के अबाउट एकदम सिमेट्रिकल है। ऐसा पॉइंट जो दोनों एक्सिस में कॉमन हो वो इसका सेंटर है, यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे हमने सेमी सर्कुलर रिंग का एग्जांपल ले लिया। अब सेमी सर्कुलर रिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि ये इस एक्सिस के अबाउट एकदम सिमेट्रिकल है। हम वाई कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पक्का इस लाइन पे कहीं रहा होगा, जो कि इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। डिस्क में भी आप समझ सकते हो, ठीक वैसे ही हॉलोस्फीयर ले सकते हो, तो बहुत सारा आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इसमें से हमने क्या किया है, एक इस तरह का डिस्क काट के निकाल दिया है। तो इस तरह का डिस्क अगर काट के निकाल दिया है तो कहता है बताओ भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, नहीं होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस सिमेट्रिकल एक्सिस पे तो पक्का लाई करेगा, और दूसरा इस एक्सिस के अबाउट अगर ध्यान से देखें तो इसके लेफ्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो पक्का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आना चाहिए। ये वही लॉजिक हो गया जो हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सिमेट्रिकल एक्सिस पे लाई करेगा और दूसरा शिफ्ट करेगा हमेशा टुवर्ड्स द हेवी मास। आप देख सकते हो, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है थ्योरेटिकली। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। अब इसका डेरिवेशन जो है जेई के सिलेबस में दूर दूर तक कोई मतलब है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया हम आपको समझा देंगे। और डेरिवेशन से हमारा कोई मतलब है नहीं वैसे तो। जैसे सपोज कीजिए कि ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। एक पॉइंट मास यहाँ पे है m1 और एक पॉइंट मास यहाँ पे है m2, और m1 को का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 और जो m2 की पोजीशन वेक्टर है वो है r2। तो हम जानना चाहते हैं कि जो m1 m2 के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि m1 m2 के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कहीं होने वाला है। एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ होने वाला है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ होने वाला है। और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है RCM।
क्योंकि मैंने बोला है कि हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि जो आरसीएम की वैल्यू है वो होती है RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2। अब हम चाहते हैं नहीं वेक्टर का कॉन्सेप्ट हटा के हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में इसको डील कर लें। तो मैंने क्या किया है, M1 का जो कोऑर्डिनेट है उसको ले लिया है, सपोज करो x1 कॉमा y1, इसको कर दिया है x2 कॉमा y2, इसको कर दिया है xcm कॉमा ycm। तो अब ध्यान से देखो, जो RCM है उसको आप लिख सकते हो कि ये इसका और इसका रिजल्टेंट है, यानी RCM कैन बी रिटन एज XCM I कैप प्लस YCM J कैप। सिमिलरली आप R1 वेक्टर को लिख सकते हो x1 I कैप प्लस y1 j कैप, और R2 वेक्टर को आप लिख सकते हो x2 I कैप y2 j कैप। हम क्या कर रहे हैं, I और j के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। तो XCM I कैप प्लस YCM j कैप इज इक्वल टू M1 x1 M2 x2 बाई M1 प्लस M2 I कैप प्लस M1 y1 M2 y2 j कैप। कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर ले तो दिखता है कि जो XCM आएगा वो आएगा M1 x1 M2 x2। समझ में आ रहा है? दो के लिए अगर ऐसा है तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन चलो फिलहाल दो के लिए देख लेते हैं। In case of n पार्टिकल सिस्टम, अगर n पार्टिकल्स का सिस्टम हो जाए तो हम लिख पाएंगे कि जो XCM हमारा होगा ये होगा M1 x1 M2 x2 डॉट 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 Mn xn ओवर M1 प्लस M2 ऐसा, and this can be written as summation mi xi I is equal to 1 to n ऐसा। वैसे ही YCM भी लिखा जा सकता है और ZCM भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा M1 y1 M2 y2 डॉट 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 Mn yn बाई M1 प्लस M2 डॉट 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 Mn। और समेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे mi yi इज इक्वल टू 1 to n, और नीचे mi जेड की जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमने ये फॉर्मूला बना दिया है n पार्टिकल सिस्टम के लिए।
तो अब कुछ बातें ध्यान रखना है हमको, जैसे सपोज करो हम अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे तो चॉइस ऑफ ओरिजिन की वजह से x1 x2 इन सब की वैल्यूज अलग अलग ओरिजिन में अलग अलग आएंगी, उससे एक्सीएम और वाईसीएम अलग अलग आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप जो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इस बात से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा कि इंडिविजुअल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास से क्या डिस्टेंस है, उससे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। तो देखो लिख देते इसको, इफ वी चेंज origin then x1 x2 x3 dot 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 y1 y2 y3 dot 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 changes. So XCM as well as YCM also changes, but exact location of center of mass does not change. एक तो छोटी सी बात ये ध्यान रखें। सेकंड बात अगर देखो ऐसा, if we take origin at the center of mass of the system, if we take origin at the center of mass of the system, then M1 R1 M2 R2 0. Hence center of mass is a point about which the sum of mass moment of the system is 0.
सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक m1 मास है और ये एक m2 मास है एंड दीज masses आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ l। हमें फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ मास m1 से क्या दूरी पे होगा, m2 से क्या दूरी पे होगा। तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहला काम तो है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करो। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क किया और इसको हमने ले लिया y एक्सिस और इसको बना लिया हमने x एक्सिस। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो कोऑर्डिनेट इसका हो गया 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया अपना L0। और जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया, अब हम यहाँ से XCM निकाल लेते हैं। तो XCM जो आएगा वो आ जाएगा m2 इंटू L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यानी सेंटर ऑफ मास इधर कहीं पे होगा और उसका यहाँ से डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। कितना? तो ये डिस्टेंस जो है ये है m2L बाई m1 प्लस m2। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से निकालना चाहें तो समझ में आ रहा है कि भाई L में m2L बाई m1 प्लस m2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आप देखोगे आंसर आएगा m1L बाई m1 प्लस m2। अब इसको रिजल्ट की तरह कैसे याद रखना है ये ध्यान रखें। जब आपको m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना हो तो उसमें m2 आता है। देखो m2L बाई m1 प्लस m2। और जब m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना हो तो उसमें m1L बाई m1 प्लस m2 आता है। ये तरीका ना ध्यान रखेंगे तो दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो हम फटाफट बता देंगे। आओ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं एक दो। जैसे ये 2 kg का पॉइंट मास है और ये 3 kg का पॉइंट मास है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। हम जानना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास 2 kg से कितना दूर होगा और 3 kg से कितना दूर होगा। तो सीधा लिखा जा सकता है, इसको सीधा लिख भी देंगे। एक तो समझ में आ रहा है कि 2 kg और 3 kg, तो सेंटर ऑफ मास 3 kg की तरफ शिफ्टेड दिखेगा। तो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं पे होने वाला है। और सेंटर ऑफ मास का अगर हमको यहाँ से डिस्टेंस लिखना है तो समझ में आ रहा है कि भाई 2 kg से डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर 3 kg आएगा। तो आंसर होगा 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5। यानी ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6 मीटर आ गया। तो और वैसे ये अगर निकालना है डिस्टेंस तो बड़ा आसान है। 3 से डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर 2 आएगा। तो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 यानी 4 मीटर आ गया। तो 2 के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो कुछ भी हो जाए भाई, फटाफट बताया जा सकता है, अपना कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो चलो अभी इस क्लास में इतना ही करते हैं। आगे इसके और एक्सटेंशन देखेंगे और उसको और धीरे धीरे टिपिकल करते जाएंगे। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और जो भी सीरियस जो है जेई स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं 11th या 12th में, आप इस चैनल को उनके साथ सब शेयर भी करें और उनको बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।